तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग जो है पॉलिटी की, जो हमने 12th क्लास की पॉलिटी है, उसका हम लोग आज लेक्चर नंबर 3 करेंगे, जिसका है कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया। तो साउथ एशिया के बारे में, जो आज का साउथ एशिया है, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, पाकिस्तान, इंडिया, ये एरिया जो है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो अब हम शिफ्ट करेंगे एक लार्जर जो ग्लोबल डेवलपमेंट है, उससे शिफ्ट होकर हम चल रहे हैं कहाँ पे? When India and Pakistan joined the club of nuclear power, this region suddenly became the focus of global attention. देखो ना, जब इंडिया और पाकिस्तान के पास जो आई ना, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर पावर, तो अचानक से दिस हैज़ बिकम ए सेंटर ऑफ अटेंशन। फोकस वाज ऑफ कोर्स वेरियस काइंड ऑफ जो कन्फ्लिक्ट थे इस रीजन्स में, जो पेंडिंग बॉर्डर और वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट्स थे बिटवीन स्टेट्स ऑफ द रीजन। बिसाइड देयर बहुत सारे और भी कन्फ्लिक्ट थे, जैसे इंसर्जेंसी, एथनिक स्ट्राइफ और रिसोर्स शेयरिंग। दिस मेक्स द रीजन वेरी ट्रिबुलेंट। बहुत सारे इसमें अब आ गए ना, बहुत सारी कन्फ्लिक्ट्स हैं, बॉर्डर डिस्प्यूट्स को छोड़ के भी, जो बाकी अलावा भी हैं, जो पेंडिंग वाटर डिस्प्यूट से लेकर इंसर्जेंसी लेकर एथनिक से लेकर जो ड्रग प्रॉब्लम्स हैं ना। तो एट द सेम टाइम बहुत सारे पीपल इन साउथ एशिया रिकॉग्नाइज द फैक्ट दैट कि दिस रीजन कैन डेवलप एंड प्रोस्पेर इफ द स्टेट ऑफ द रीजन कोऑपरेट विद ईच अदर। लेकिन फिर भी लोगों को ये उम्मीद थी कि ये रीजन भी डेवलप हो सकता है अदर रीजन्स की तरह, यूरोप या फिर जो चाइना है, या फिर जो अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, अमेरिका की कंट्रीज, वैसा डेवलप हो सकता है अगर स्टेट्स जो हैं आपस में कोऑपरेट करें। इस चैप्टर में हम लोग ये जो है नेचर कॉन्फ्लिक्ट की और कोऑपरेशन जो है डिफरेंट कंट्रीज़ में इस रीजन में, वो समझने की कोशिश करेंगे। और सिंस मच ऑफ दिस इज रूटेड इन और कंडीशनड बाय द डोमेस्टिक पॉलिटिक्स ऑफ द कंट्री, हम फर्स्ट देखो ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स है ना, वो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। सो वी फर्स्ट इंट्रोड्यूस, हम रीजन करेंगे डोमेस्टिक पॉलिटिक्स इस बड़ी कंट्रीज़ की, इस रीजन्स में कैसी हैं, और फिर उसके हिसाब से हम समझेंगे कि क्या प्रॉब्लम्स है और किस तरह से उसको इंप्रूवमेंट में लाया जा सकता है। ओके, तो हम एक डिटेल स्टडी करेंगे साउथ एशिया के बारे में। ठीक है। देखो, व्हाट इज साउथ एशिया क्या है? We are all familiar with gripping tension during the India-Pakistan cricket match, and we have also seen the goodwill and hospitality shown in visiting Indian and Pakistani fans by their hosts when they come and to watch a cricket match. This symbolic of larger pattern of South Asian affairs. Our is a region where rivalry and goodwill, hopes, despair, mutual suspension and trust coexist. देखो, साउथ एशिया है क्या? देखो, हमने इंडिया और पाकिस्तान के मैच में तो देखा ही है क्या होता है, कितनी टेंशन्स होती हैं। एक सिंबॉलिक, एक लार्ज पैटर्न, जो लोग इकट्ठे होते हैं इस फेयर को, फैंस जो हैं इंडिया और पाकिस्तान के, जब ये मैच होता है तो कितनी सारी जो है एक दूसरे की तरफ गुस्सा, राइवलरी, कंपटीशन, एक दूसरे के साथ गुडविल भी, होप भी होती है, एक दूसरे के लिए नफरत भी होती है कभी कभी, और एक म्यूचुअल सस्पिशन भी है एक दूसरे के खिलाफ, शक और ट्रस्ट भी कहीं ना कहीं को एग्जिस्ट करता है। तो इसीलिए लेट अस एक एलिमेंट्री क्वेश्चन पूछते हैं कि साउथ एशिया क्या है। देखो, एक्सप्रेशन जो साउथ एशिया है ना, वो यूजुअली इंक्लूड करता है फॉलोइंग कंट्री। कौन कौन सी? बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। इसको हम साउथ एशिया कंट्री करते हैं। जो जो कवर किसी माइटी जो हिमालयाज हैं वो नॉर्थ में, और वास्ट जो इंडियन ओशन है वो साउथ में जो है, और द वास्ट इंडियन ओशन जो है साउथ में। अराबियन सी और बे ऑफ बंगाल जो है साउथ, वेस्ट और ईस्ट में रिस्पेक्टिवली, और एक नेचुरल इंसुलरिटी प्रोवाइड करता है इस रीजन को। समझने की बात है। ठीक है। जो लार्जली रिस्पॉन्सिबल है, विच इज़ लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर इस लिंग्विस्टिक, सोशल और कल्चरल डिस्टिंक्टिवनेस ऑफ सब कॉन्टिनेंट। अब देखो, इन सारी फीचर्स की वजह से ना, दे हैव डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट ट्रेडिशन, सोशल सब अलग अलग है, बहुत सारा अलग अलग है इस चीज़ में। आप पंजाब में जा रहे हो, आप नेपाल में जा रहे हो, डिफरेंट है। बांग्लादेश में अलग है, श्रीलंका में अलग है, वहीं मालदीव्स और में अलग है, पाकिस्तान में अलग कल्चर है, ट्रेडिशन है, लिंग्विस्टिक चीज़ें। तो इस तरीके से दे आर डिफरेंट। जो बाउंड्रीज हैं इन रीजन की, वो क्लियरली जो है ईस्ट और वेस्ट में आर नॉट एज क्लियर एज इन द ईस्ट और वेस्ट। जैसे क्लियरली है ना ईस्ट और वेस्ट में, वैसे ही यहाँ बाउंड्रीज क्लियर नहीं। वहाँ नॉर्थ और साउथ, अफगानिस्तान और जो म्यांमार है, आर ऑफन इंक्लूडेड इन द डिस्कशन ऑफ रीजन एज ए होल। चाइना एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है, लेकिन इसको कंसिडर नहीं किया जाता इस रीजन का पार्ट। इस चैप्टर में हम साउथ एशिया के मीन, मतलब जो मीन टू मीन द 7 कंट्रीज जो हमने मेंशन किए अबव, इसके बारे में थोस डिफाइन साउथ एशिया स्टैंड फॉर डाइवर्सिटी इन एवरी सेंस, यस कॉन्स्टिट्यूट वन जियोपॉलिटिकल स्पेस। हर तरीके से डाइवर्स है ये 7 कंट्रीज, लेकिन जब जियोपॉलिटिक्स की बात होती है तो इन्हें एक सिंगल एंटिटी की तरह गिना जाता है। ठीक है।
अब हम पढ़ते कैसे, देखो द वेरियस जो कंट्रीज इन साउथ एशिया के डू नॉट फॉल इन द सेम काइंड ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम. Despite many problems and limitations, Sri Lanka and India have successfully operated domestic systems since the independence from Britain. बहुत सारी प्रॉब्लम्स और लिमिटेशन के बाद भी श्रीलंका और इंडिया के एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप रहे एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में, इन दोनों की इंडिपेंडेंस से, ब्रिटिश से जब से इंडिपेंडेंट लिया इन दोनों ने, है ना. हम और भी पढ़ेंगे कैसे एवोल्यूशन हुआ डेमोक्रेसी में इंडिया में, हमने पढ़ा है टेक्स्ट बुक्स में, पिछली किताबों में, कैसे कैसे पॉलिटिक्स इंडिया में चलती है इंडिपेंडेंस से. ऑफकोर्स पॉसिबल टू ए पॉइंट ऑफ कुछ लिमिटेशन है इंडिया की डेमोक्रेसी में भी, लेकिन हमें ये भी रिमेंबर करना पड़ेगा फैक्ट कि इंडिया डेमोक्रेटिक रहा है थ्रू आउट, इंडिपेंडेंट से लेकर आज तक. और सेम कहा जा सकता है श्रीलंका के लिए, कहीं डिक्टेटरशिप, लेकिन वहीं बांग्लादेश और पाकिस्तान ने जो है ना, वो वहाँ पे सिविल और मिलिट्री रूल्स भी आए हैं. बांग्लादेश रिमेनिंग डेमोक्रेसी इन पोस्ट कोल्ड वॉर पीरियड, पाकिस्तान बिगेन पोस्ट कोल्ड वॉर विद द पीरियड ऑफ सक्सेसिव डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अंडर बेनजीर भुट्टो, नवाज शरीफ रिस्पेक्टिवली, बट इट सफर्ड ए मिलिट्री कूप इन 1999. तो कोल्ड वॉर के बाद बांग्लादेश ने एक स्टेबल गवर्नमेंट कहीं ना कहीं हुई है, लेकिन पाकिस्तान में जो है 1999 में फिर कूप हो गया, सिविलियन गवर्नमेंट फिर रन करने लगी 2006 से टिल 2006 तक. नेपाल वाज कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क था विद द डेंजर ऑफ किंग टेकिंग ओवर एग्जीक्यूटिव पावर. वहीं ये भी खतरा था किसी दिन जो है वहाँ का किंग जो है एग्जीक्यूटिव पावर ना अपने हाथ में ले ले. 2008 में जो है नेपाल में मोनार्क जो है अबॉलिश कर दिया गया, वहाँ पे भी डेमोक्रेसी रिपब्लिक अमर्ज हुआ. और एक्सपीरियंस जो बांग्लादेश और नेपाल से, वी कैन से कि डेमोक्रेसी एक एक्सेप्टेड नॉर्म बन रहा है पूरे जो है किसमें, साउथ एशिया में. अब हम सिमिलर चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे. सिमिलर चेंजेस जो टेक प्लेस कर रहे हैं दो स्मॉल रीजन्स में भी, जैसे भूटान एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क था 2008 में, लीडरशिप ऑफ किंग, ये भी एक मल्टी पार्टी एमर्ज्ड हुआ है एक डेमोक्रेसी. मालदीव एक अदर नेशन है जहाँ सुल्तानिया थी 1968 तक, फिर ट्रांसफॉर्म हुई एक रिपब्लिक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में. इन 2005 में मालदीव्स ने वोट किया, एनॉर्मसली इंट्रोड्यूस की एक मल्टी पार्टी सिस्टम. तो मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी जो है डोमिनेट करते हैं यहाँ का पॉलिटिकल अफेयर्स इस आइलैंड का. तो ये हैं डिस्पाइट द जो मिक्स डेमोक्रेटिक एक्सपीरियंसेस इन लोगों के, इन सारी कंट्रियों ने जो है एस्पायर किया है, शेयर किया है डेमोक्रेसी. और रिसेंट सर्वे ये भी बताता है कि एटीट्यूड लोगों का जो है इन 5 बड़ी कंट्रीज़ में, इस रीजन में शो करता है एक वाइड स्प्रेड सपोर्ट डेमोक्रेसी के लिए. ऑर्डिनरी सिटीजन, रिच या पुअर, बिलोंगिंग टू किसी भी डिफरेंट रीजन से, वो इस आइडिया को, डेमोक्रेटिक आइडिया को पॉजिटिवली सपोर्ट करते हैं, उसके इंस्टीट्यूशंस को, जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है उसको सपोर्ट करते हैं. और लोग जो है डेमोक्रेसी को प्रेफर करते हैं किसी भी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से, जो सोचते हैं कि ये जो है हमारी कंट्री के लिए सूटेबल है. ठीक है, इस तरीके से. तो द मिलिट्री एंड डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान. अब हम पाकिस्तान की मिलिट्री और डेमोक्रेटिक नेचर का पता करते हैं, जहाँ कभी भी कूप हो जाता है, कहीं भी मिलिट्री आ जाती है, कभी सिविल गवर्नमेंट चलती है, फिर मिलिट्री आ जाए, फिर कूप हो जाता है. तो उसकी जो है टर्मोइल कंडीशंस के बारे में देखो. पाकिस्तान ने फ्रेम्ड इट्स फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन जब जनरल अयूब खान ने जो है एडमिनिस्ट्रेशन कंट्री का अपने हाथ में लिया और सुन हिमसेल्फ इलेक्टेड गॉड, और अपने आप को इलेक्ट करवा लिया. उस ही गेव अप द ऑफिस व्हेन देयर वाज जब पॉपुलर डिससेटिस्फैक्शन था अगेंस्ट हिज रूल, उसने अपने इस्तीफा दे दिया. और दिस गेव वे टू द मिलिट्री टेक ओवर वंस अगेन अंडर जनरल याया खान. फिर से मिलिट्री टेक ओवर हुआ जनरल याया खान के द्वारा. याया खान के मिलिट्री रूल के द्वारा पाकिस्तान ने जो है फेस के बहुत से बांग्लादेश क्राइसिस, जिससे जो एंड हुआ आफ्टर विद इंडिया 1971, जो ईस्ट पाकिस्तान जो टूटा और एक नया इंडिपेंडेंट कंट्री बनी जिसे हम लोग बांग्लादेश कहते हैं. ठीक है, आफ्टर दिस एक इलेक्टेड गवर्नमेंट लीडरशिप आई जुल्फकार अली भुट्टो के पावर में आने के लिए भी फ्रॉम 1971 से 1977 तक. लेकिन भुट्टो गवर्नमेंट को रिमूव कर दिया गया किसने, जियाउल हक ने 1977 में. और जनरल जियाउल हक फेस्ड प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट. फ्रॉम 1982 ऑनवर्ड्स एक इलेक्टेड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फिर चली वंस अगेन, और इन 1898 अंडर द लीडरशिप ऑफ बेनजीर भुट्टो. ठीक है, चलती रही. ठीक है, अब इस पीरियड में क्या हुआ कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स जो सेंटर्ड अराउंड थी कंपटीशन बिटवीन हर पार्टीज, किसकी, बेनजीर भुट्टो. अब पाकिस्तान जो पीपल पार्टी थी और जो मुस्लिम लीग थी, जो इलेक्टिव फेज जो डेमोक्रेसी का था वो लास्ट किया 1999 तक. फिर आया जनरल परवेज मुशर्रफ, जिसने प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को रिमूव किया, और इन 2001 जनरल परवेज मुशर्रफ गोट हिमसेल्फ इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट. पहले कूप किया, फिर प्रेसिडेंट बना, और पाकिस्तान जो है कंटिन्यू टू बी रूल्ड बाय आर्मी. थ्रू आर्मी रूल्स have some elections to give ruler democratic images. Since 2000 democratic elected leaders have been ruling Pakistan. और फिर देखो ड्यूरिंग जो है मिलिट्री रूल भी जो है, प्रेसिडेंट रूल भी जो है, कुछ जो है
लोगों को डेमोक्रेटिक राइट दिए जा रहे थे ताकि लोगों को लगता रहे कि डेमोक्रेसी है ना, ताकि बाहर दुनिया को लगता रहे, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। 2008 के बाद फिर डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट पाकिस्तान में आई। सर्वल फैक्टर जो कंट्रीब्यूट करते हैं पाकिस्तान के जो फेलियर को जो डेमोक्रेसी में, एक तो सोशल डोमिनेंस जो मिलिट्री का और कैलर्जी का और लैंड ओनिंग एरिस्टोक्रेट है, जो बड़े ज़मींदार लोग हैं, उन्होंने जो है फ्रिक्वेंटली जो है इस उनका जो है योगदान है इलेक्टेड गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करके और मिलिट्री गवर्नमेंट का एस्टेब्लिशमेंट करना। पाकिस्तान का जो कन्फ्लिक्ट है इंडिया के साथ हैज़ मेड प्रो मिलिट्री ग्रुप्स मोर पावरफुल। जो हमारी और इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई है ना कहीं पाकिस्तान के सेक्शन में जो है वहाँ जो आर्मी को जो है उसने ओवर द टाइम ज़्यादा ताकत दे दी। और ये ग्रुप जो है ज़्यादातर जो पॉलिटिकल पार्टीज और डेमोक्रेसी है पाकिस्तान में उसको फ्लॉड है, क्योंकि पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी वुड बी हार्म्ड बाय सेल्फिश माइंडेड पार्टीज और केओटिक डेमोक्रेसी एंड दैट आर्मी स्टेज इन पावर इज देयरफॉर जस्टिफाइड। ये कहते हैं कि जो पाकिस्तान की जो फ्लॉड डेमोक्रेसी है और जो सेल्फिश जो खुदगर्जी वाली वहाँ की पार्टियाँ हैं वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के इंटरेस्ट को जस्टिफाई नहीं कर पाएंगी और हार्म करेंगे लोगों को। इसीलिए लोग वो कहते हैं कि आर्मी जो है इस जस्टिफाइएबल है रूल करने के लिए पाकिस्तान। वहाँ स्ट्रॉन्ग प्रो डेमोक्रेसी सेंटिमेंट्स भी हुए। पाकिस्तान हैज़ ए करेजियस एंड रिलेटिवली फ्री स्पीच एंड स्ट्रॉन्ग ह्यूमन राइट मूवमेंट्स भी हुए। फ्री स्पीच का भी मुद्दा चला है, लेकिन लेक ऑफ जेन्युइन जो इंटरनेशनल सपोर्ट है ना डेमोक्रेटिक रूल के लिए पाकिस्तान में, वो कहीं ना कहीं जो है लैक किया है। और इसीलिए जो मिलिट्री है वो कॉन्टीन्यूसली जो है क्या कर रहे हैं, डोमिनेट कर रहे हैं। वहीं यूनाइटेड नेशन और यूनाइटेड स्टेट्स और जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उन्होंने इंकरेज किया मिलिट्री अथॉरिटेरियन रूल पास्ट में भी, अपने उनके अपने रीजंस होंगे वेस्टर्न कंट्रीज़ के अपने फ़ायदों के लिए ना। गिवन दिस फेयर जो थ्रेट है व्हाट दे कॉल इट ग्लोबल इस्लामिक टेररिज्म और एप्रीहेंशन ऑफ पाकिस्तान न्यूक्लियर आर्सेनल माइट फॉल इन हैंड्स ऑफ ग्रुप टेररिस्ट है ना। द मिलिट्री रजीम इन पाकिस्तान हैव सीन एज ए प्रोटेक्टर ऑफ वेस्टर्न इंटरेस्ट इन वेस्ट एशिया एंड साउथ एशिया। लेकिन ये डर भी रहता है कि कहीं ना कहीं आर्मी रूल्स में कहीं जो है जो न्यूक्लियर आर्सेनल और बाकी जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं रेडिकलाइजेशन के थ्रू जो कैसे भी जो टेररिज्म ग्रुप्स के हाथ पड़ सकती हैं। लेकिन जो मिलिट्री रजीम है पाकिस्तान में उसको देखा जाता है एक वेस्टर्न इंटरेस्ट के साथ कि वेस्ट एशिया और साउथ एशिया के प्रोटेक्शन के लिए, मतलब दे आर काइंड ऑफ वे प्रमोटिंग दिस थिंग। Either they want continuous instability, I don't know what they are trying to do, but western interest is involved in Pakistan. डेमोक्रेसी जो बांग्लादेश की है, देखो 1947 से 1971 तक, तो 1947 से 1971 तक जो है वो तो किसका रूल था वहाँ, ये तो क्या था, ईस्ट पाकिस्तान था। 1971 के बाद जो है वेस्टर्न जो पाकिस्तान है, वेस्ट पाकिस्तान है, जो वेस्ट पाकिस्तान से ईस्ट पाकिस्तान जो है अलग होकर अपनी कंट्री बन गई बांग्लादेश विद द हेल्प ऑफ जो है किसके, इंडिया की हेल्प से है ना। जो शेख मुजीबुर रहमान ने जो पॉपुलर स्ट्रगल लीड की थी वेस्टर्न जो पाकिस्तानी डोमिनेशन के खिलाफ और डिमांड की थी ऑटोनॉमी, 1970 में इलेक्शन हुआ और पाकिस्तान में जो है अवामी लीग के लीडर ने शेख मुजीबुर ने सारी सीटें ईस्ट पाकिस्तान में जीती और सिक्योर की मेजोरिटी एक प्रपोज्ड कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के साथ कि होल पाकिस्तान में। लेकिन गवर्नमेंट जो डोमिनेटेड थी बाई वेस्ट, जो वेस्ट पाकिस्तान के लीडर्स थे जो प्रेजेंट पाकिस्तान के हैं, उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किया। शेख मुजीबुर रहमान को अरेस्ट करवा लिया। वो मेजोरिटी के साथ ईस्ट पाकिस्तान में जीते और वो प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट थे, लेकिन उन्हें अरेस्ट करवा लिया और मिलिट्री रूल लगा दिया जनरल याह्या खान ने। और आर्मी ने ट्राई किया सप्रेस करने की ये मास मूवमेंट जो बंगाली पीपल कर रहे थे, और थाउजेंड्स को मारा गया पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा। इससे लार्ज स्केल माइग्रेशन होने लगी इंडिया में और एक रेफ्यूजी प्रॉब्लम जो इंडिया में क्रिएट हुआ। तो गवर्नमेंट इंडिया ने सपोर्ट किया डिमांड किसकी, पीपल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान इंडिपेंडेंट के लिए, हेल्प किया उनको फाइनेंशियली और मिलिटरली। इससे रिजल्ट हुआ जो वॉर जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ दिसंबर 1971 में, और जिसमें क्या हुआ, विच एंडेड अप सरेंडर ऑफ पाकिस्तानी फोर्स, और ईस्ट पाकिस्तान को फॉर्म कर दिया हमने बांग्लादेश और एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनवा दी। इस तरीके से ये सारा चला। अब बांग्लादेश ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया, उसको डिक्लेयर किया फेथ जिसको सेकुलरिज्म में, डेमोक्रेसी में और सोशलिज्म में। इन 1975 में शेख मुजीबुर रहमान ने गोट द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडेड टू शिफ्ट फ्रॉम पार्लियामेंट्री से प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में शिफ्ट करवा दिया। उसने अबॉलिश कर दिया जितनी भी पार्टी सी एक्सेप्ट इट्स ओन अवामी लीग। दिस लेड टू कन्फ्लिक्ट एंड टेंशन इन डायनामिक एंड ट्रेजिक डेवलपमेंट। ही वाज असैसिनेटेड इन मिलिट्री अपस्विंग इन 1975। तो उसने क्या किया कि प्राइम मिनिस्टरशिप से प्रेसिडेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट कर दी, बाकी सारी पार्टीज़ को डिसमिस करवा दिया, अपनी पार्टी को छोड़ के। इसी में एक जो है लोगों में जो पॉपुलर डिसेंट पैदा हुआ। फिर जो है एक ट्रेजिक और ड्रामेटिक डेवलपमेंट हुआ जिसमें उसका असैसिनेशन करवा दिया गया
1975 में। शेख मुजीबुर रहमान वही है जिन्होंने जो है उनकी कंट्री को जो है इंडिपेंडेंट करवाने में मदद की थी। एक न्यू मिलिट्री रूल आ गया, ज़ियाउर रहमान ने फॉर्म अपनी बांग्लादेशी पार्टी और पार्टी बनाई और इलेक्टेड हो गए एंड इलेक्शन जीते 1979 में। वो भी असैसिनेट हो गए एक और मिलिट्री टेक ओवर्स में लेफ्टिनेंट एच एम अरशद के द्वारा। तो पीपल जो बांग्लादेश के हैं वो डिमांड करने लगे डेमोक्रेसी की और स्टूडेंट्स फोर फ्रंट पे आए। अरशद को फोर्स किया गया अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को लिमिटेड स्केल पे करने पे। फिर वो इलेक्ट हुआ प्रेसिडेंट के लिए 5 साल के लिए। फिर मैसिव प्रोटेस्ट मेड अरशद स्टेप डाउन इन 1990। फिर जो है 1990 में जो है अरशद को फिर स्टेप डाउन करना पड़ा अगले इलेक्शन से, और इलेक्शन हेल्ड हुए फिर 1991 में। ठीक है, और डेमोक्रेसी बेस्ड और मल्टी पार्टी इलेक्शंस जो है हैज़ बीन वर्किंग इन बांग्लादेश। और फिर से जो है मल्टी पार्टी जो है इलेक्शंस होने लगे। और देखा कितना टर्मोइल आया बिटवीन द 20 ईयर्स। देयर हैज़ बीन मल्टीपल इंसिडेंट्स, मल्टीपल टर्मोइल्स, बट एट द एंड दे आर नाउ इन ए स्टेबल कंडीशन। अभी रिसेंटली कुछ हुआ है लेकिन बट दे आर इन ए गुड पोजिशन। दे आर बिलीविंग इन डेमोक्रेसी एंड दैट्स आई थिंक इनफ। अब हम चलते हैं मोनार्क और जो है डेमोक्रेसी जो है नेपाल में। ठीक है, मोनार्क और डेमोक्रेसी। देखो नेपाल जो है ना एक हिंदू किंगडम थी पास्ट से, एंड देन एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बना और मॉडर्न पीरियड में फॉर मेनी ईयर्स। इस सारे पीरियड में जो पॉलिटिकल पार्टी और कॉमन पीपल थे नेपाल में, वो दे वांटेड टू ओपन एक वो बनाना चाहते थे एक रिस्पॉन्सिबल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। लेकिन किंग जो था वो हेल्प कर रहा था आर्मी की और रिटेन कर रहा था कंट्रोल ओवर गवर्नमेंट में और रिस्ट्रिक्ट कर रहा था एक्सपेंशन डेमोक्रेसी का नेपाल में। किंग ने ये जो है नई डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट किया 1999 में, जब एक स्ट्रॉन्ग जो है प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट चलने लगी। होएवर जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी उसमें बड़ी ट्रबल्स थी और बहुत शॉर्ट करियर था उसका। 90s में जो माओइस्ट जो नेपाल में वो बहुत सक्सेसफुल थे, वो उन्होंने स्प्रेड किया इन्फ्लुएंस पूरे नेपाल में। उन्होंने बिलीव किया कि आर्म इंसर्जेंसी जो है मोनार्क के अगेंस्ट होनी चाहिए और रूलिंग एलाइट के अगेंस्ट, कि हमें जो वॉयलेंस का मतलब रास्ता लेना चाहिए। इससे एक वॉयलेंट कन्फ्लिक्ट पैदा हो गया नेपाल के बीच में ना। तो इससे क्या हुआ, बहुत सारी माओइस्ट गोरिल्ला और आर्म फोर्सेस जो है किंग के खिलाफ जो है लड़ाई होने लगी, बादशाह के खिलाफ, और एक ट्रायंगुलर कन्फ्लिक्ट बन गया। एक साइड मोनार्किस्ट फौज थी बादशाह की, एक साइड डेमोक्रेटिक थी, एक साइड माओइस्ट थी। तो 2002 में जो है किंग जो है अबॉलिश कर दिया गया और द पार्लियामेंट एंड द डिसमिस द गवर्नमेंट एंड थोस एंडिंग द लिमिटेड जो डेमोक्रेसी थी एग्जिस्टेड इन नेपाल। जो लिमिटेड गवर्नमेंट थी ना, जो डेमोक्रेसी के नाम पे था, जो किंग था, मोनार्क था, ये सारा कुछ डिसमिस कर दिया गया 2002 में। सब कुछ डिसमिस कर दिया को नेपाल 2006 में जो है एक मैसिव जो है कंट्री वाइड जो है पूरी कंट्री में जो है हड़ताल हुई, एक डेमोक्रेसी के लिए प्रोटेस्ट हुआ और स्ट्रगल किया गया कि अचीव करने के लिए पहली मेजर विक्ट्री, और किंग को फोर्स किया गया कि रिस्टोर करे वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव भी है ना, लोकसभा जैसे होता है, और डिसॉल्व किया गया अप्रैल 2002 में। एक लार्ज वायलेंट मूवमेंट हुआ और 7 जो है पार्टी ने अलायंस बनाया, 7 पार्टी अलायंस हुआ और माओइस्ट और सोशलिस्ट इवेंट भी हुए। सोशलिस्ट जो एक्टिविटीज़ थी, नेपाल को ट्रांजिशन किया गया एक कंप्लीट डेमोक्रेसी में, एक मोनार्क से। तो नेपाल जो है वो अंडरगो हुआ एक यूनिक मूवमेंट इन हिस्ट्री में। उसने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई अपने कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने के लिए नेपाल के लिए। कुछ सेक्शंस जो नेपाल के उन्हें लगा था कि नॉमिनल मोनार्की होनी चाहिए, जैसे यूनाइटेड किंगडम में इंग्लैंड में है ना, टू रिटेन इन इट्स पास्ट, के अपने पास्ट के साथ कुछ लिंक रखने के लिए। लेकिन माओइस्ट ग्रुप जो था वो एग्री था टू सस्पेंड जो है आर्म स्ट्रगल। दे वांटेड द कॉन्स्टिट्यूशन टू इंक्लूड द रेडिकल प्रोग्राम, सोशल और इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन होनी चाहिए। माओइस्ट का बिलीव करना था कि कॉन्स्टिट्यूशंस में वो अगर अपने जो है ऑपरेशन को डिसबैंड करेंगे अगर उसके कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ रेडिकल प्रोग्राम है सोशल और इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन के लिए। जितनी भी पार्टी थी, जो 7 पार्टी अलायंस था, उन्होंने एग्री नहीं किया इस प्रोग्राम से। माओइस्ट और अदर जो पॉलिटिकल ग्रुप थे वो डीपली सस्पिशियस थे कि इंडियन गवर्नमेंट और उसका रोल जो है फ्यूचर में जो है नेपाल में होगा। 2008 में नेपाल एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बना मोनार्क को अबॉलिश करके, और 2015 में जो है इन्होंने नया कॉन्स्टिट्यूशन अपना लिया। तो इस तरीके की कुछ स्ट्रगल चली। पहले बादशाह ने एक नॉमिनल सा गवर्नमेंट बनाई, फिर बादशाह ने उस गवर्नमेंट को हटाया है ना, फिर जो है अपनी कठपुतली की तरह चलाने लगा। लोगों को इस बात का एहसास हुआ, वो सड़कों पे आए, हड़ताल किए, फिर जाके एक जो है एक क्लियर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनी किस तरह से। तो एक ट्रायंगुलर चल रहा था माओइस्ट के, एथनिक इस तरह से हुआ था। ठीक है, एथनिक कन्फ्लिक्ट जो है और डेमोक्रेसी श्रीलंका में। देखो श्रीलंका का जो है ना, श्रीलंका मैंने आपको पहले भी समझाया था कि 2 टाइप के, एक तो वहाँ के संगीलाज एक लोग रहते हैं वहाँ पे है ना, जो बुद्धिस्ट हैं है ना, एक जो है इंडिया से जो लोग माइग्रेट किए जब ब्रिटिश ने जो है
ब्रिटिश ने क्या किया था? ब्रिटिश ने जो है यहाँ से वर्कर्स जो है श्रीलंका में माइग्रेट करवाए थे वहाँ के टी और कॉफ़ी गार्डन्स में काम करने के लिए, तमिल हिंदूज। तो यहाँ पे दो तरह के लोग रहते हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ कैसे। देखो, इंडिपेंडेंट 1948 में हुआ और एक सीरियस चैलेंज था उनके सामने, नॉट फ्रॉम द मिलिट्री या मोनार्क बट रेदर एथनिक कन्फ्लिक्ट लीडिंग टू डिमांड ऑफ सक्सेशन ऑफ वन ऑफ हिज रीजन। ना उनको ना ही कोई मिलिट्री खतरा था, ना कोई एथनिक खतरा था, सॉरी ना कोई क्या था, कोई सीरियस मतलब डेमोक्रेटिक रिलेटेड या मिलिट्री या मोनार्क रिलेटेड या रिपब्लिक रिलेटेड खतरा, एथनिक सिटी का, कि दो एथनिक ग्रुप्स सिंगिलर्स और तमिल्स जो हैं, एक वहाँ के एक यहाँ के। इंडिपेंडेंट के बाद जो पॉलिटिक्स है श्रीलंका की, जो सिलन की पॉलिटिक्स है, वो डोमिनेटेड थी, रिप्रेजेंटेटिव किसका था, इंटरेस्टेड मेजोरिटी जो थी सेनेलाज कम्युनिटीज़ के थे, ठीक है। और दे वेर होस्टाइल टू लार्ज नंबर, जो तमिल्स वहाँ पर माइग्रेट किए गए थे इंडिया से श्रीलंका में और सेटल थे। तो माइग्रेशन कंटिन्यू हुआ इंडिपेंडेंट के बाद भी। सनीला जो नेशनलिस्ट थे उन्होंने कहा कि श्रीलंका जो है शुड नॉट गिव कंसेशन, कोई भी कंसेशन इन तमिल्स को नहीं देना चाहिए, बिकॉज जो श्रीलंका है वो बिलोंग करता है सनीलाज पीपल को। तो निगलेक्ट किया गया जितने भी तमिल्स के कंसर्न थे, इनको मिलिटेंट तमिल नेशनलिज्म, जिस कंसर्न्स लेड टू मिलिटेंट तमिल नेशनलिज्म। तो फ्रॉम 1983 ऑनवर्ड जो है मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन पैदा हुई, द लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल्स जैसी चीज़ें हुई है ना, वो फाइट करने लगे, आर्म स्ट्रगल किया श्रीलंका के अगेंस्ट कि हमें वही तमिल्स, उन्होंने डिमांड करने लगे एक तमिल प्रोविंस उनके लिए इंडिपेंडेंट। वहीं जो श्रीलंका की प्रॉब्लम्स थी, जो पीपल थे इंडियन ओरिजिन के, और उनके देयर वाज ए कंसिडरेबल प्रेशर फ्रॉम तमिल पीपल इन इंडिया ऑल्सो टू अफेक्ट दैट द इंडियन गवर्नमेंट शुड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ तमिल्स इन श्रीलंका। अब जो इंडियन तमिल्स थे ना, इंडियन लोग, उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट पे प्रेशर डाला कि तुम लोगों ने श्रीलंका के तमिल्स के लिए कुछ करना है, वहाँ एथनिक क्लींजिंग हो रही है। तो गवर्नमेंट जो इंडिया की थी हैज़ फ्रॉम टाइम टू टाइम ट्राई टू निगोशिएट श्रीलंका गवर्नमेंट ऑन तमिल क्वेश्चन। तो वो निगोशिएट करने लगे कि इन लोगों को कुछ दो। आपने जो ऑफिशियल लैंग्वेज भी सिनेलाइज कर दी है, आपने ऑफिशियल रिलीजन भी बुद्धिज्म कर दिया है ना। तो तमिल्स पीपल दे आर हिंदूज एंड दे स्पीक्स तमिल, आपने उन लोगों को कम्प्लीटली निगलेक्ट कर दिया। तो बाई 1987 क्या हुआ कि गवर्नमेंट इंडिया जो है फर्स्ट टाइम डायरेक्टली इन्वॉल्व हुई श्रीलंका के तमिल क्वेश्चन पे। इंडिया ने साइन किया अकॉर्ड श्रीलंका के साथ और अपने ट्रूप्स भेजे स्टेबलाइज करने के लिए रिलेशनशिप श्रीलंकन गवर्नमेंट और तमिल के साथ। इवेंचुअली जो इंडियन आर्मी थी वो गॉट इनटू फाइट विद एलटीटी, वहाँ की लोकल फोर्सेस के साथ। और इंडिया का जो प्रेजेंस था इंडिया के ट्रूप्स का, वो पसंद नहीं आया श्रीलंकन्स को। दे सॉ दिस एज एन अटेम्प्ट के इंडिया जो है इंटरफेयर कर रहा है हमारे इंटरनल मैटर में श्रीलंका के। 1989 को जो इंडिया की पीस कीपिंग फोर्स थी वो श्रीलंका से बाहर निकाल दी गई विदाउट अटेनिंग, कोई ऑब्जेक्टिव उसका अटेंड नहीं हुआ, ठीक है। अब श्रीलंका क्राइसिस कंटिन्यू टू बी वॉयलेंट और वॉयलेंट होने वाला। जो इंटरनेशनल एक्टर थे, पर्टिकुलरली जो स्कैंडिनेवियन कंट्री थी जैसे नॉर्वे, आइसलैंड, उन्होंने जो है वार्निंग ग्रुप भेजे निगोसिएशन के लिए। फाइनली जो है आर्म कन्फ्लिक्ट जो है केम टू एंड और एलटीटी वाज वैंक्विश्ड इन 2009, खत्म कर दिया। इन सारे कॉन्फ्लिक्ट के इंस्पायर्ड एक रजिस्टर्ड एक कंसिडरेबली इकोनॉमिक ग्रोथ रिकॉर्ड की गई है, हाई लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई है इस कंट्री में। श्रीलंका जो है फर्स्ट डेवलपिंग कंट्री जो सक्सेसफुली कंट्रोल कर दिया अपनी रेट ऑफ जो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन है। फर्स्ट कंट्री है रीजन में जिसने इकोनॉमी को लिबरलाइज किया था। हाईएस्ट पर कैपिटा जो है जीडीपी है, ग्रोस डोमेस्टिक जीडीपी है यहाँ का, है ना, ईयर, चाहे थ्रू द सिविल वॉर, डिस्पाइट रेवेज ऑफ जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट यहाँ चले हैं, एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम इसने जो है कंटिन्यू रखा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें पढ़ ली। हम अब इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट पढ़ते हैं और फिर खत्म करते हैं। देखो, लेट अस नाउ मूव फ्रॉम डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, जो हमने कंट्री अलग अलग कंट्रीज़ के जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ा है, अब हम जो है इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट की चलते इंडिया। देखो, पोस्ट जो कोल्ड वार एरा है ना 1991 के बाद, मेंट के एंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ टेंशन इन दिस रीजन। वी हैव ऑलरेडी नोटेड जो कॉन्फ्लिक्ट जो इंटरनल डेमोक्रेसी में जो एथनिक डिफरेंसेस पे जो क्रूशल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं इंटरनेशनल नेचर के, गिवन पोजीशन जो इंडिया की है इस रीजन में, जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स में इंडिया इन्वॉल्व है, द मोस्ट साइलेंट एंड जो ओवरवेलमिंग कॉन्फ्लिक्ट है वो इंडिया और पाकिस्तान का है। देखो, जब पार्टीशन हुआ दोनों कंट्रीज़ का, तो कॉन्फ्लिक्ट जो था वो रुक के आ गया कश्मीर पे। गवर्नमेंट पाकिस्तान की क्लेम करती है कि कश्मीर हमारा होना चाहिए, तो इंडिया कॉन्फ्लिक्ट करती है कि हमारा होना चाहिए। और वॉर स्टार्ट हुआ 1947 से 1948 में, फिर 1965 में मैटर फिर भी वहाँ फेल हो गया। 1947-1948 के वार में जो रिजल्ट हुआ वो डिवीजन हो गया प्रोविंसेस का। कुछ पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर चला गया और इंडियाज प्रोविंस जो है जम्मू एंड कश्मीर जो डिवाइड हो गया लाइन ऑफ कंट्रोल में, जिसको हम LOC भी कहते हैं।
1971 में क्या हुआ, इंडिया ने एक डिसाइसिव वॉर जीता पाकिस्तान के खिलाफ, बट कश्मीर इशू फिर से अनसेटल्ड रह गया। इंडिया का कन्फ्लिक्ट जो है पाकिस्तान के साथ एक स्ट्रेटेजिक इशू बन गया है, जैसे कंट्रोल करना सियाचिन ग्लेशियर जो चाइना, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, चाइना, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, ये एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे हम लोग खो भी नहीं सकते। हमारा एक्विजिशन आर्म्स का, आर्म रेस जो हमारी दोनों कंट्रीज़ के बीच में एक नया करेक्टर अपना लिया, जहाँ दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन्स आ गए, मिसल्स एंड टू डिलीवर सच आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर। 1990 में, इन 1998 में इंडिया ने कंडक्ट किया फर्स्ट न्यूक्लियर एक्सप्लोजन जो पोखरान में हुआ। पाकिस्तान ने रिस्पॉन्स में फ्यू डेज बाद भी एक और न्यूक्लियर टेस्ट किया, जिसे चगाई हिल्स में। सिंस इंडिया और पाकिस्तान सीम्स टू बिल्ड ए मिलिट्री रिलेशनशिप इन विच द पॉसिबिलिटी ऑफ डायरेक्ट एंड फुल स्केल वॉर हैज़ डिक्लाइंड। हालांकि एक फुल स्केल और डायरेक्ट वॉर का जो संभावना है वो तो कम हो गई है, लेकिन दोनों गवर्नमेंट्स जो हैं वो कंटिन्यूली एक दूसरे पे सस्पिशियस है। इंडिया गवर्नमेंट ब्लेम करती है पाकिस्तान गवर्नमेंट को, लोग की जो है वॉयलेंस जो है, जो कश्मीरी मिलिटेंट्स को आर्म्स के साथ हेल्प किया जा रहा है, उनको मनी और प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, टेररिज्म स्ट्राइक किए जा रहे हैं इंडिया के खिलाफ। वहीं इंडियन गवर्नमेंट ये भी बिलीव करती है कि पाकिस्तान जो है प्रो खालिस्तानी इवेंट्स जो पंजाब में हो रहे हैं, और एमुनेशन उनको सप्लाई किया 1985 और 1995 के दौर में। तो ये जो है ना, ये जो स्पाई एजेंसीज हैं, इंटर स्पेस इंटेलिजेंस जैसे ISI है, जो ये अलाइन है और ये बहुत सारे एंटी इंडिया कैंपेन्स में इन्वॉल्व है, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट में ले लो या बांग्लादेश या नेपाल के एरियाज़ में जो है इन्वॉल्व है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इन टर्न वो सारी चीज़ें इंडिया पे ब्लेम करती है कि वो प्रोविंस ऑफ सिंध और बलूचिस्तान में जो चीज़ें हो रही हैं वो इंडिया कर रही है, उसकी रॉ एजेंसी कर रही है। तो इंडिया पाकिस्तान की बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, रिवर वाटर डिस्प्यूट से, चाहे वो इंडस का ले लो, इंटर वाटर ट्रीटी है जो सर्वाइव किया आज तक 1960 से लेके, चाहे बहुत सारे मिलिट्री कन्फ्लिक्ट हुए हैं वाटर ट्रीटी एंड यूज़ ऑफ रिवर वाटर, जैसे 5 रिवर्स का वाटर है उसका यूज़ पे बहुत सारे बार इश्यूज होते हैं। दो कंट्री अभी तक किसी एग्रीमेंट पे नहीं आए हैं, डिमार्केशन जो सर क्रीक है रन ऑफ कच्छ में, वहाँ पे भी डिस्प्यूट्स हैं, माइनर डिस्प्यूट है, बट देर इज अंडरलाइनिंग वरी दैट हाउ डिस्प्यूट इज सेटल्ड मे हैव इम्पैक्ट ऑन कंट्रोल ऑफ रिसोर्सेज जो वहाँ पे हैं ग्रीक में, है ना, एक सर ग्रीक के नाम से, है ना। इंडिया और पाकिस्तान जो है होल्ड करती हैं बहुत बार इश्यूज, बट द इश्यूज एंड अप बीइंग लेफ्ट टू डू नथिंग। ओके, तो ये है। बाकी जो है हमारे जो है इंडिया और उसके नेबर्स, बाकी नेपाल के साथ हमारे जो हैं, अगर हम नेपाल के साथ बोलें तो हम बहुत सारी जो हैं वो अब एक दूसरे के साथ इंडिया और नेपाल एंजॉय करते हैं एक वेरी स्पेशल रिलेशनशिप। हमारे जो हैं दोनों के बॉर्डर्स ओपन हैं, एक दूसरे के यहाँ करेंसी चल जा सकती है, हमारी UPI इवन चल सकती है, तो वी हैव ए वेरी क्लोज टाइज विद नेपाल। बहुत सारे हमारे जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स है नेपाल में, हमारे बहुत सारे वाटर जो रिवर वाटर ट्रीटीज़ हैं, थोड़ी डिस्प्यूट्स में हैं, काली या करनाली रिवर्स को लेके भी डिस्प्यूट्स हैं। वहीं हमारा बांग्लादेश के साथ जो है हम हालांकि हमारे यहाँ पे जो इलीगल माइग्रेशंस हो रही थी इंडिया में, हमने सपोर्ट भी किया था जो एंटी इंडियन इस्लामिक फंडामेंटल ग्रुप से बांग्लादेश में, बहुत सारे हमारे इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स हैं, बट डिस्पाइट दैट हमारा रिलेशनशिप मोर 50 ईयर्स का हो चुका है। एंड वो जो हमारा और बांग्लादेश का जो है बहुत सारा हमने बीच में टेरिटरीज जो हैं बीच में एक्सचेंज की हैं, कन्क्लेव्स, तो इश्यूज हमारे हैं, लेकिन वी आर मैनेजिंग इट। ओके, हमारे जो है डिस्पाइट द डिफरेंसेस इंडिया और बांग्लादेश जो कोऑपरेट करे बहुत से इश्यूज पर, हमें इकोनॉमिक रिलेशनशिप कंसिडरेबली इंप्रूव हुए लास्ट 20 ईयर में। बांग्लादेश जो हमारा पार्ट है एक लुक ईस्ट पॉलिसी का और एक्ट ईस्ट पॉलिसी का जो 2014 से चल रही है ना, वांट टू लिंक विद जो साउथ ईस्टर्न कंट्री में डिजास्टर मैनेजमेंट और इन्वायरमेंटल इशूज पे हम दोनों स्टेट्स ने कोऑपरेट किया रेगुलरली। 2015 में हमने वो इनक्लेव्स जो है एफर्ट्स ऑन द ब्रॉडनिंग द एरियाज ऑफ कोऑपरेशन फर्दर और आइडेंटिफाई किए कुछ कॉमन इंटरेस्ट जिस पे हम काम कर सकते हैं, नेपाल और इंडिया का मैंने आपको बताया। ठीक है, इस तरह से हमारे जो बहुत अच्छे रिलेशनशिप्स हैं बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ। ओके, डिफिकल्ट रिलेशनशिप भी हैं बिटवीन गवर्नमेंट, जैसे इंडिया और श्रीलंका के हमने पढ़ा कैसे एथनिक कन्फ्लिक्ट में हम इन्वॉल्व हुए, फिर न्यूट्रल हुए, कैसे तमिल एंड पॉलिटिकली अनहैप्पी लोग जो मरे भी हैं हमारे। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ जो है सार्स जैसी चीज़ें हैं, हम इसमें जो है इन कंट्रीज़ के साथ क्या करते हैं, कॉपरेट करते हैं, एक कॉमन चीज़ पे आते हैं। इंडियन ओशन एसोसिएशन, रिम एसोसिएशन है, वहाँ हम लोग काम करते हैं, हम लोग और भी मल्टीपल जगहों पे जो है हम लोग इनमें क्या है, हम लोग टुगेदर जो है वर्क करते हैं। अब कुछ पीस एंड कॉपरेशन के बारे में पढ़ते हैं। देखो,
डू द स्टेट ऑफ साउथ एशियन कॉपरेट विद ईच अदर? बिल्कुल कॉपरेट करते हैं हम। मल्टीपल जैसे साउथ ईस्ट एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉपरेशन है, साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन, जिसको हम सार्स भी कहते हैं, एक मेजर रीजनल एसोसिएशन है साउथ एशियन स्टेट्स की, जो इवॉल्व करती है कॉपरेशन, जो मल्टीलेटरल मीन में, जो बिगेन हुई थी 1985 में। अनफॉर्चुनेटली प्रेसिस्टेंट पॉलिटिकल डिफरेंसेज जो है, सार्स हैज़ नॉट डन मच सक्सेस, क्योंकि सार्स के मेंबर्स ने साइन भी किया था एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, है ना, जिसमें हम प्रॉमिस किया था कि हम लोग फ्री ट्रेड जोन बनाएंगे साउथ एशिया को। एक नया चैप्टर पीस एंड कॉपरेशन का माइट इवॉल्व एज साउथ एशिया इफ द कंट्रीज इन दिस रीजन अलो फ्री ट्रेड अक्रॉस द बॉर्डर। अगर हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अक्रॉस द बॉर्डर करेंगे तो ये रीजन शायद और प्रॉस्पर और फास्ट डेवलप हो सकता है। देयर इज अ स्पिरिट विद हिम बिहाइंड द आइडिया ऑफ साफ्ता। एग्रीमेंट साइन हुआ था 2004 में और केम इनटू फोर्स इन 2016। साफ्ता का एम है कि हम लोअर करेंगे जो टैरिफ रेट्स हैं अक्रॉस द कंट्रीज, है ना। बट सम ऑफ अवर नेबर फेयर के साफ्ता जो है इंडिया को एक इन्वेड करेगा हमारी मार्केट में, इन्फ्लुएंस करेगा हमारी सोसाइटी और पॉलिटिक्स में थ्रू कमर्शियल वेंचर एंड और कमर्शियल प्रेजेंस जो हमारी कंट्री में दिखाया। इंडिया थिंक जो रियल इकोनॉमिक बेनिफिट है फ्रॉम ऑल दी साफ्ता एंड अदर रीजन ट्रेड के लिए, वो मोर फ्रीली विल बी अवेलेबल टू कोऑपरेट बेटर हमारे पॉलिटिकल इश्यूज में। सम इन इंडिया थिंक साफ्ता जो है इज़ नॉट वर्थ द ट्रैवल, क्योंकि इंडिया ऑलरेडी है बायलेटरल एग्रीमेंट भूटान, नेपाल और श्रीलंका के साथ। ऑल थ्रू जो इंडिया और पाकिस्तान का रिलेशनशिप है वो एक स्टोरी है एक एंडेमिक कन्फ्लिक्ट और वायलेंस की। देयर हैज़ बिन जस्ट जहाँ पे सीरीज ऑफ मास टेंशंस हुई हैं, वॉर हुई है, लेकिन दो कंट्रीज ने एग्री किया है टू अंडरटेक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, रिड्यूस करने के लिए रिस्क ऑफ वॉर, सोशल एक्टिविटीज़, प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी ने कोलैबोरेट किया ईच अदर के साथ, तो एक एटमॉस्फेयर बिल्ड करने की कोशिश की है फ्रेंडशिप का अमंग पीपल बोथ कंट्री के। लीडर कंटिन्यूसली मीट करते हैं समिट्स में, अंडरस्टैंड करते हैं और कोई सोल्यूशन फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई भी रीजन वैक्यूम में नहीं रहता, उस पर आउटसाइड इन्फ्लुएंस पड़ता ही पड़ता है। चाइना हो या यूनाइटेड स्टेट हो, वो की प्लेयर हमेशा से रहे हैं इंडिया पाकिस्तान जो है साउथ एशिया रीजन की जो है टेंशंस में। यूनाइटेड स्टेट की रीजन प्ले करता है साउथ एशिया की पॉलिटिक्स। चीनो इंडिया रिलेशनशिप जो है इंप्रूव हुआ है सिग्निफिकेंटली लास्ट 10 ईयर, लेकिन चाइना की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है पाकिस्तान के साथ वो एक मेजर इरिटेशन है इंडिया के लिए। डिमांड ऑफ जो डेवलपमेंट है और ग्लोबलाइजेशन है उसने जो है ये दो एशियन जाइंट्स को थोड़ा क्लोज लाया है, इकोनॉमिक टाइज ने जो 1991 के बाद हुई है। लेकिन अमेरिका का जो इन्वॉल्वमेंट है स्पेशली आफ्टर कोल्ड वार जो है ना, यूएसए का एक गुड रिलेशनशिप है इंडिया के साथ भी और पाकिस्तान के साथ। अब ये जो है मॉडरेटर का काम भी कर रहा है इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन है। इकोनॉमिक रिफॉर्म हुए जब लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसी जो है बोथ कंट्रीज़ में जो है इसने इंक्रीज़ किया डेप्थ जो है अमेरिका की पार्टिसिपेशन इस रीजन में। जो लार्ज जो साउथ एशियन डायस्पोरा है यूएस में, जो ह्यूज साइज ऑफ पॉपुलेशन और मार्केट रीजन है, ये भी अमेरिका को एक एडिड स्टेक और फ्यूचर रीजनल सिक्योरिटी और पीस के बारे में क्या है एक एडिड एडवांटेज देता है। However, whether South Asia will continue known as a conflict-prone zone or will it evolve into regional bloc with some common cultural feature and trade interest will depend upon more people and government of this region than any other outside. देखो, क्या साउथ एशियन कंट्री कंटिन्यूसली कन्फ्लिक्ट में रहेगा, लड़ाई झगड़ों में रहेगा, या फिर ये डेवलप होगा, प्रॉस्पर होगा, ग्रो करेगा, ये सब यहाँ के लोगों और गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है ज़्यादा, ना कि आउटसाइड पावर्स पे। ठीक है, यहाँ के लोग क्या चाहते हैं, क्या वो साथ में मिल के डेवलप्ड होना चाहते हैं, ग्रो होना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, हंगर को ख़त्म करना चाहते हैं, मिजरी को ख़त्म करना चाहते हैं, ये वॉर और वायलेंस को ख़त्म करना चाहते हैं, या फिर ये जो है वैसे का वैसा रहना चाहते हैं। ये सब इन किस पे डिपेंड करतेगा, यहाँ के लोगों और यहाँ की रीजनल गवर्नमेंट्स पे, कि वो आपस में कोऑपरेट करती हैं या फिर ये आउटसाइड के जो है वॉर से चाइना यूनाइटेड स्टेट एंड यूरोप के जो है इन्फ्लुएंस में आके हमेशा एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहेंगे। दैट ऑल डिपेंड्स ऑन देम। ओके, तो ये आज का यूनिट था। नेक्स्ट यूनिट में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय। 4th यूनिट करेंगे इसके बाद। ओके, गुड बाय।